मैं प्रमोद कुमार, वायु क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने बताया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, और एक नज़र हम उस पर डालेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और हमें लगता है कि आप सब भी उसे अच्छे से पढ़ लिए होंगे। और मैं चाहता हूं कि एक नज़र मैं अपने पिछले क्लास पर डालूं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हमने जैसा बताया कि उसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई। कहाँ पे हुई? बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। पहले वहाँ नहीं होना था, पहले यह कहाँ होना था? पुणे में होना था, लेकिन महामारी के कारण जो इसका स्थान बदल दिया गया और कहाँ हो गया? बम्बई में। बम्बई के कहाँ पे? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है या माना जाता है। ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम था। एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित थे। वो चाहते थे, वो भारतीयों के आज़ादी के पक्षधर थे। इस बात का प्रमाण हमने पिछली क्लास में बताया कि मिलता है कि उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातक के छात्रों को पत्र लिखकर यह अनुरोध किया कि आप सभी जो है कहीं अकेले स्वतंत्रता की जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसे एक झंडे तले जो है, एक संस्था के तले आइए और सब मिलजुल कर स्वतंत्रता का बिगुल फूकिए। चूँकि अकेले, कहावत है कि अकेले चना भार नहीं फोड़ सकता। इसलिए यह बात जो है, यह पत्र जो है साबित करता है कि ए.ओ. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता के पक्षधर थे। और उस समय तत्कालीन वायसराय कौन थे? पिछले क्लास में हमने बताया था ना, आनंद। बताइए। हाँ, तो पिछले क्लास में हमने बताया था कि उस समय, तत्कालीन समय में, जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है, उस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है, तो वो भी चाहते थे, चूंकि उससे पहले एक बड़ी घटना घट चुकी थी भारत में। कौन सी घटना? 1857 की क्रांति, जिसे हम प्रथम वीर सावरकर ने कहा है, उसे क्या कहा है? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है, जिसे हम सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। और वो जो घटना घटी 1857 की क्रांति, उससे अंग्रेजों में भय पैदा हो गया। और इसी कारण अंग्रेज यह चाहते थे, तो अंग्रेज में उस समय का तत्कालीन जो वायसराय था लॉर्ड डफरिन, यह चाहता था कि कोई ऐसी संस्था बने जो हमारा हिमायती हो, जो हमारे, और यदि ऐसा भविष्य में 1857 की क्रांति जैसी कोई घटना होती है तो उसमें जो है मीडिएटिंग का काम करे, वो हमारा बचाव का काम करे, पंचायती का काम करे। तो इसलिए लॉर्ड डफरिन की वह इच्छा थी कि ऐसी कोई संस्था का निर्माण हो, और इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। लेकिन होती तो इस अंग्रेज जो चाहते थे कि हमारा हिमायती बने, लेकिन क्या होता है भविष्य में होता है कि इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे तले जो है भारत को आज़ादी मिलती है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसके प्रथम अधिवेशन में मात्र 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे, दूसरे में 434, इस तरह बढ़ते गया इसके सदस्यों की संख्या बढ़ती गई। हर अधिवेशन में इसके सदस्यों की संख्या जो है उसके बाद डबल होती गई। और एक दिन जो है भारत के लगभग सभी जो है नागरिक, वो सभी वर्ग के हो, पूंजीपति वर्ग के हो, किसान वर्ग के हो, महिला वर्ग के हो, सभी इसके सदस्य बने, सभी इसके झंडे तले आए और भारत को आज़ादी मिली। तो इसका तो इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फादर जो है, फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कौन? ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी। इसका पूरा नाम क्या था? गोमेश चंद्र बनर्जी। अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1885 में हुआ था और बम्बई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन होता है कहाँ पे? कलकत्ता में। उसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, जिसे हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तीसरा अधिवेशन जो है मद्रास में हुआ था, उसके अध्यक्ष थे कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे उसके अध्यक्ष, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी कहा जाता है। चौथे अध्यक्ष थे जॉर्ज योल, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कहा जाता है। पांचवा अध्यक्ष थे विलियम बेडनबर्ग। उसके बाद जो है प्रमुख जो है अधिवेशन होता है
वो कौन सा है? 1905 ईस्वी में। कहाँ पे होता है? बनारस में होता है। उसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के उदारवादी दल के नेता थे। और एक चीज और याद रखने वाली बात है कि वो महात्मा गांधी के कौन थे? राजनीतिक गुरु थे। ठीक है। नेक्स्ट अधिवेशन उसका कहां पे होता है? कांग्रेस का कलकत्ता में होता है। उसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। उसमें पहली बार जो है स्वराज्य की मांग की गई थी उस अधिवेशन में। 1906 के बाद 1907 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कहां पे होता है? सूरत में होता है। सूरत में कौन सी घटना घटती है? सूरत में कांग्रेस में फूट पड़ता है और कांग्रेस जो है दो दलों में विभक्त हो जाता है। कौन कौन से दल? नरम दल और गरम दल। गरम दल के नेता कौन थे? जिसे हम लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। नरम दल के नेता में गोपाल कृष्ण गोखले वगैरह थे। ठीक है। तो इस तरह कांग्रेस में फूट पड़ती है। कांग्रेस दो दलों में विभक्त हो जाता है और कहां पे होता है? सूरत में होता है। इसलिए हम इसे सूरत के फूट के नाम से जानते हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण अधिवेशन जो है वो कहां पे होता है? 1916 ईस्वी में। कहां पे होता है? लखनऊ में होता है। और इसमें क्या होता है? लखनऊ में होता है और इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है इकट्ठा होते हैं, एकत्रित होते हैं। नेक्स्ट अधिवेशन होता है 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में कलकत्ता में। उस अधिवेशन की महत्वपूर्ण चीज है कि उसमें श्रीमती एनी बेसेंट जो है अध्यक्षा थी और वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के रूप में जानी जाती हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण अधिवेशन है 1929 ईस्वी का। 1929 ईस्वी का अधिवेशन कहां होता है? कांग्रेस का लाहौर में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जिसे हम जेल नेहरू के नाम से जानते हैं। और उस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है नेक्स्ट महत्वपूर्ण अधिवेशन 1931 ईस्वी का अधिवेशन कहां पे होता है? कराची में होता है, जिसमें मूल मौलिक अधिकार की बात होती है। फिर 1940 ईस्वी में मौलाना अबुल कलाम आजाद बनते हैं अध्यक्ष कांग्रेस के। 1946 ईस्वी में आचार्य JB कृपलानी बनते हैं। और भारत को जब आजादी मिली थी उस समय भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JB कृपलानी। एक और महत्वपूर्ण अधिवेशन कौन सा? 1924 ईस्वी का कर्नाटक का बेलगांव अधिवेशन। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे। इसलिए भी यह अधिवेशन महत्वपूर्ण है। और महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मात्र एक बार अध्यक्ष बने थे। इसका दो अधिवेशन और हम आपको बताते हैं। वो कौन सा? तो बिहार के कोई भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, वो 1912 ईस्वी का अधिवेशन और 1922 ईस्वी का अधिवेशन। 1912 ईस्वी में जो अधिवेशन होता है वो कहां पे होता है? पटना के बांकेपुर में। उसके अध्यक्ष कौन थे? RN मधोलकर। और 1922 ईस्वी का जो अधिवेशन होता है वो कहां पे होता है? बिहार के गया में होता है। उसके अध्यक्ष कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास। 1912 ईस्वी का अधिवेशन कैमा अधिवेशन था? बताए हैं हम आप लोगों को पिछले क्लास में। रिवीजन किया कीजिए, देखिए, तभी एक चीज को बार बार देखा। जितना हम जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसका जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से, मैं उन पे फोकस करता हूं और सिर्फ आपको इसी पे ध्यान देना। इतना पे ध्यान दे दीजिएगा, कोई भी एग्जाम जो है वो निश्चित रूप से सक्सेस होगा। तो वो 28वां अधिवेशन था। कौन अधिवेशन? 1912 ईस्वी का पटना के बांकेपुर का अधिवेशन। और 1922 ईस्वी का अधिवेशन कैमा अधिवेशन होगा? 38वां अधिवेशन। कहां पे? गया में। देशबंधु चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे।
और जैसे महिला के दृष्टिकोण से 2 क्वेश्चन बनता है, जो पिछले क्लास में ही बताया हमने कि एक तो है 1917 ईस्वी का कलकत्ता का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षा थी कौन, श्रीमती एनी बेसेंट। वो क्वेश्चन बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो श्रीमती एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में कलकत्ता में। उसके बाद इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो कौन थी, कौन होगा, सरोजिनी, हाँ गुड, सरोजिनी नायडू। कहाँ हुआ था अधिवेशन, 1925 ईस्वी में। कहाँ पे, कानपुर में हुआ था। तो इस तरह हमने पिछले क्लास पे एक नजर डाला, और उस क्लास के एंड में मैंने बताया था कि आगे जैसे 1885 के बाद कौन सा ईयर जो है महत्वपूर्ण है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दृष्टिकोण से, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दृष्टिकोण से। तो 1885 के बाद फिर महत्वपूर्ण घटना घटती है। कब घटती है, 1905 ईस्वी में। वो घटना कौन सी थी, बंगाल का विभाजन थी। तो आइए हम एक नजर डालते हैं बंगाल के विभाजन के बारे में। ठीक है, बंगाल का विभाजन सन 1905 ईस्वी में हुआ था। उस समय कौन थे वायसराय, बता सकते हैं, गुड, लॉर्ड कर्जन इसके उस समय वायसराय थे। उसका कार्यकाल था लॉर्ड कर्जन का 1899 से 1905 ईस्वी तक। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 ईस्वी तक। और कहा जाता है अंग्रेजों के बारे में कि वो जो है फूट डालो और शासन करो की नीति में विश्वास करते थे। और बंगाल प्रेसिडेंसी तत्कालीन समय में, उस समय में सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी थी, और इसलिए, और वहां हिंदू और मुस्लिम दोनों की आबादी थी। तो कर्जन यह चाहता था कि जो है, और एक बात और महत्वपूर्ण है कि आप बता सकते हैं क्या कि उस समय जो क्रांतिकारी आंदोलन का जो केंद्र था या भारतीय राष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम में जो महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी वगैरह थी, वो कौन कौन सी थी, तो कहाँ कहाँ पे ज्यादा जो है आंदोलन जो है जोर पकड़ता था, बता सकते हैं? कोई बात नहीं। वो जो है कोलकाता, बंगाल का क्षेत्र जो है वो पंजाब, महाराष्ट्र, है ना, ये सब जो है, इन सब जगहों पे जो है ज्यादा आंदोलन जो है बहुत जबरदस्त ढंग से अंग्रेजों के खिलाफ चला था। तो इसलिए वायसराय यह चाहता था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों को जो है हमें इस तरह बांट दे कि इनकी शक्ति जो कमजोर पड़े और हमें शासन करने में सहूलियत हो। इसलिए, और इसका कारण क्या बताया लॉर्ड कर्जन ने, प्रशासनिक असुविधा, प्रशासनिक असुविधा को देखते हुए बंगाल का विभाजन किया गया है, ऐसा कर्जन, वायसराय कर्जन के अनुसार बताया गया। बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसको जो है हम बांट देंगे तो हमें जो है काम करने में, प्रशासनिक दृष्टिकोण से हमें काम करने में सहूलियत होगी। तो बंगाल का जो है दो भागों में विभाजन हो जाता है, एक पूर्वी बंगाल और दूसरा पश्चिमी बंगाल कहलाता है। पूर्वी बंगाल में कौन कौन से क्षेत्र, असम, पूर्वी बंगाल, असम और पूर्वी बंगाल के कुछ हिस्से जैसे राजशाही हो गया, चटगांव हो गया, ये सब आ गया। उसके बाद पश्चिमी बंगाल है, पश्चिमी बंगाल में बिहार, उड़ीसा वगैरह और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश का हिस्सा वगैरह आ गया। इस तरह पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। हाँ, लेकिन इस विभाजन से, यह जो विभाजन होता है जिस दृष्टिकोण से अंग्रेजों ने किया, लेकिन होता क्या है, इसका उल्टा होता है। कैसे कि इस विभाजन का विरोध जो है पूरे देश में बहुत जोर शोर से होता है। जिस दिन विभाजन लागू होता है, किस दिन लागू होता है, 16 अक्टूबर 1905 को, और उस दिन हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे की कलाई पे राखी बांधकर और रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। और क्या निर्णय लेते हैं, विदेशी वस्तु का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत। यहीं से सर्वप्रथम जो है, यहीं से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। और विदेशी वस्तु जो है जिसका जो है वो त्याग किया जाता है, बहिष्कार किया जाता है। और अपने देश में अपना जो है सरकारी स्कूल सब कुछ अपने अपना जो है इसकी व्यवस्था की जाती है। अपना कपड़ा, सूती वस्त्र वगैरह अपने निर्माण करना, अपना विद्यालय
अपना न्यायालय, इस ढंग से जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है और विदेशी वस्तु का जितना है उसको इसकी होली जलाकर उसका बहिष्कार किया जाता है पूरे देश में। इसलिए और उसका जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो हमने आपको बोर्ड पे लिख दिया है। तो ये हम एक नज़र इस पे डालते हैं और हम चाहेंगे कि आप भी जो है इसे मुख्य बिंदु इसे नोट कर लें ताकि उसको बराबर जो है इसका जब मौका मिले एक नज़र इस पे डालें और आपका बंगाल विभाजन का टॉपिक कंप्लीट। इससे अलावे जो है एक क्वेश्चन इधर उधर से नहीं आने वाला है। जितना आप कंप्लीट कर लीजिएगा, इतना पढ़ लीजिएगा, पर्याप्त है किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से, चाहे वो बिहार शिक्षक भर्ती हो, दरोगा हो, यूपीएससी हो या कोई भी क्लर्क लेवल का एग्जाम हो या 4th ग्रेड का हो, कमीशन का। ठीक है। तो बंगाल विभाजन कब होता है? 1905 ईस्वी में होता है। उस समय वायसराय है। वायसराय कौन थे उस समय? लॉर्ड कर्जन थे वायसराय। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1899 से 1905 ईस्वी तक। ठीक है। उसके बंगाल विभाजन की खबर। बंगाल विभाजन एकाएक कोई भी घटना नहीं घटती है। घटना जो है एकाएक अगर घट जाए तो समझ सकते हैं कोई भी घटना के पीछे बहुत सारा कारण होता है। इसी तरह बंगाल का जब विभाजन करना था तो इसकी पृष्ठभूमि पहले से ही जो है वायसराय तैयार कर रहा था और यह देखना चाह रहा था कि इसका क्या असर होता है। तो इसकी खबर सर्वप्रथम फैली, बंगाल विभाजन की खबर सर्वप्रथम कब फैली थी? दिसंबर 1903 ईस्वी में। बंगाल विभाजन की खबर सर्वप्रथम फैली दिसंबर 1903 ईस्वी में। जब बंगाल विभाजन की खबर फैली तो इसका विरोध जो है पूरे देश में, इसके विरोध स्वरूप पूरे देश में जो है बैठकें आयोजित होने लगी, बैठकें होने लगी कि यह जो है यह बंगाल का विभाजन होना क्या भारतीयों के स्वतंत्रता संग्राम के दृष्टिकोण से सही है या नहीं। इसलिए इसका बैठक पूरे विरोध स्वरूप पूरे देश में बैठक हुई। विभाजन का कारण क्या बताया वायसराय ने? विभाजन का कारण बताया, विभाजन का कारण प्रशासनिक कारण बताया। कौन सा कारण बताया विभाजन का? प्रशासनिक असुविधा। उस समय के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बताया। ठीक है। वायसराय द्वारा विभाजन की घोषणा कब हुई? वायसराय द्वारा विभाजन की घोषणा कब हुई? 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को वायसराय द्वारा विभाजन की घोषणा होती है और विभाजन के विरोध में बैठक होता है कब? 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को विभाजन के विरोध में बैठक होता है और वो बैठक कहाँ पे होता है? बता सकते हैं वो बैठक कहाँ पे होता है? कलकत्ता के टाउन हॉल में। ये जो चीजें जो हम जोड़ दे रहे हैं उस पे आपको भी जोड़ देना है और आपको भी इसे याद रखना है। यही महत्वपूर्ण चीज है। ये हमने जो बुक्स वगैरह जो होता है, एक टॉपिक 10 पेज, उससे जो मटेरियल जो जैसे आप जो है, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह जो घी निकलता है, घी पहले जो है दूध लेते हैं, गरम करते हैं, छाली निकालते हैं, उसे जमाते हैं, फिर उस छाली को जो है तोड़ा जाता है। ठीक है। उससे जो क्रीम निकलता है उससे फिर गर्म करते हैं और तब जो घी निकलता है। इस तरह हमने आपके लिए मटेरियल तैयार किया है। और एक चीज और, जो भी कमीशन की तैयारी करते हैं, बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र हैं, वो जान लें कि पदाधिकारी बनना भी यही चीज है। पदाधिकारी बनना कोई आसान काम नहीं है। उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत की। अगर हम चाहें कि नहीं जनरल तैयारी करें, हम सब लोग जैसे 2 घंटा 4 घंटा पढ़ता है पढ़ ले और पास कर जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। एक्स्ट्रा वर्क की आवश्यकता होती है। जब तक आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं दीजिएगा, नहीं कीजिएगा, तब तक आपका सिलेक्शन जो है वो मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि 5 से 7 लाख लोग बीपीएससी का पीटी देते हैं। ठीक है। उसके बाद अब तो सीट का जो है आपको 10 टाइम्स देता है रिजल्ट पीटी का, और उसके बाद उतना लोग जो है वो मेंस देते हैं।
अगर सीट मान लिया 500 है तो 5000 लोग पीटी पास करते हैं। उसके बाद वो जो है उतना मेंस देते हैं। मेंस जो है वो सीट का 500 है तो वो कितना रिजल्ट होता है उसका 2.5 गुना, लगभग 1250, 1300, 1400, यही लगभग में यही रिजल्ट होता है। उतना लोग जो है 1250, 1300, 1400 या मैक्सिमम 1500 लोग जो रिजल्ट देता है मेंस का, वो फिर इंटरव्यू देते हैं। उसमें से 500 सीट हो तो सिलेक्शन कितने लोगों का होता है? 500 लोगों का होता है। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना कठिन काम है, दुरूह काम है। लेकिन मेहनत करने वालों के लिए कोई कठिन काम नहीं है। जरूरत है दिल से मेहनत करने की, लगन से मेहनत करने की, बस दिखावा नहीं करने की। कि हम ये नहीं दिखाना है हमें कि हम पढ़ रहे हैं, दूसरे को नहीं दिखाना है, अपने माता पिता को नहीं दिखाना है, अपने गार्जियन को नहीं दिखाना है। बस पढ़ रहे हैं इसलिए कि हमें जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है उसे भेदना है। तो हम बता रहे थे कि विभाजन का विरोध जो है पूरे देश में होता है। उसके लिए बैठक आयोजित होती है 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। कहाँ पे होती है? कलकत्ता के टाउन हॉल में। बैठक में निर्णय क्या लिया जाता है? बैठक में निर्णय लिया जाता है विदेशी वस्तु का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत। बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय विदेशी वस्तु का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत। सब कुछ हम अपना यूज करेंगे, अपने देश में जो निर्मित है वो यूज करेंगे, और विदेशी जितनी चीजें हैं उसका हम बहिष्कार करेंगे। यह सर्वप्रथम जो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कहां से? बंगाल के विभाजन के विरोध में होती है। विभाजन प्रभावी कब होता है? ये घोषणा हुआ। विभाजन लागू कब होता है? फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज कैबिनेट से सब पास हो जाता है, ठीक है, और वो जो है जब तक उस पर राष्ट्रपति का, मान लीजिए कैबिनेट से पास हुआ दिसंबर में, और वो जब राष्ट्रपति का शासन, राष्ट्रपति का जब उस पर सिग्नेचर होता है तो वो जो है उस दिन से लागू हो जाता है। ठीक इसी तरह घोषणा हुई, ठीक है, और प्रभावी कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। बंगाल विभाजन प्रभावी कब होता है? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। इस दिन पूरे देश में हिंदू और मुसलमान मिलकर क्या, कौन सा त्योहार मनाते हैं? रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। ठीक है। बंगाल क्या होता है? 2 प्रांतों में विभक्त हो जाता है। कौन कौन? पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। कौन कौन? पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में कौन कौन से हिस्से हुए पूर्वी बंगाल के? असम। पूर्वी बंगाल में आया असम। पूर्वी बंगाल के कुछ जिले, कौन कौन से जिले? चटगांव, ढाका एवं राजशाही। पूर्वी बंगाल में आए, सम्मिलित हुए असम, पूर्वी बंगाल के कुछ जिले, कौन से जिले? चटगांव, ढाका एवं राजशाही। इसकी कुल जनसंख्या कितनी थी? 3 करोड़ 10 लाख थी, जिसमें मुस्लिम आबादी, मुस्लिम जनसंख्या 1 करोड़ 90 लाख और हिंदू जनसंख्या 1 करोड़ 20 लाख। इसीलिए वायसराय ने किया था कि वो जान गया था कि यहाँ जो है ना हिंदू मुस्लिम वो ऐसा चीज है, धर्म के नाम पे हम इन लोगों को लड़ा सकते हैं, इन लोगों में फूट पैदा कर सकते हैं। इस तरह इसीलिए विभाजन किया गया था। कितना था? मुस्लिम जनसंख्या 1 करोड़ 90 लाख और हिंदू जनसंख्या 1 करोड़ 20 लाख। फिर दूसरा जो पश्चिमी बंगाल हुआ, तो पश्चिम बंगाल की कुल आबादी कितना थी? 5 करोड़ 40 लाख, जिसमें हिंदू आबादी 4 करोड़ 50 लाख और मुस्लिम आबादी 90 लाख। इस तरह से जो है बंगाल 2 प्रांतों में विभाजित होता है और इस विभाजन के फलस्वरूप जो है, फलस्वरूप स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। पश्चिमी बंगाल में हिंदू आबादी 4 करोड़ 50 लाख और मुस्लिम आबादी 90 लाख। और इस तरह जो है पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बंगाल का विभाजन कर दिया गया। ठीक है,
इसके विरोध में जो है बंगाल में, पूरे बंगाल में शोक दिवस, इसके विरोध में पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। ठीक है, इसके बंगाल में, इसके विरोध में पूरे विभाजन के दिन बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। और इसके विरोध में कौन सी आंदोलन की शुरुआत हुई? हमने बताया था कि बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत। और क्या निर्णय लिया गया था? विदेशी वस्तु का बहिष्कार। ठीक है, आंदोलन का प्रचार जो है, आंदोलन का प्रचार कुछ जगहों पे बड़े बड़े नेताओं ने किया। उनमें प्रमुख थे, कौन थे प्रमुख? उनमें बंबई एवं पुणे में कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। विभाजन के विरोध में जो आंदोलन की शुरुआत हुई, उस आंदोलन का बंबई एवं पुणे में किसने नेतृत्व किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में किसने किया था? लाला लाजपत राय एवं अजीत सिंह ने। पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में कौन किए थे? लाला लाजपत राय एवं अजीत सिंह। विभाजन के विरोध में जो आंदोलन की शुरुआत हुई, उसमें अपनी मुख्य भूमिका उस प्रदेश में निभाई। ठीक है, उसमें दिल्ली में सैयद हैदर रजा, दिल्ली में किसने मुख्य भूमिका निभाई? सैयद हैदर रजा ने आंदोलन का नेतृत्व किया। मद्रास में किसने किया? चिदम्बरम पिल्लई ने। मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन हुआ उसका नेतृत्व किया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जगह पे किन लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसके बारे में जहां से क्वेश्चन बनता है, इसके बारे में हमने आपको बताया। अब जो है, अब चूंकि बंगाल विभाजन का इतना पुरजोर विरोध हुआ पूरे देश में कि यह अंग्रेजों के लिए सोचनीय विषय, गंभीर विषय हो गया कि इस पे जो है सोचने पे वह मजबूर हो गए कि क्या बंगाल विभाजन को, बंगाल का जो विभाजन हुआ उसे क्या रद्द करना पड़ेगा। और अंततः उन्होंने 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, जिसमें कौन थे? सम्राट जॉर्ज पंचम और रानी मेरी का आगमन हुआ इंग्लैंड से। और उसी दिल्ली दरबार में उन्होंने घोषणा की कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। और एक और महत्वपूर्ण चीज की घोषणा हुई थी। ठीक है, यह आपके लिए क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास के लिए। क्या बताइएगा कि हाँ, उस दिल्ली दरबार में एक और महत्वपूर्ण किस बात की घोषणा हुई। तो इस तरह हम लोगों ने आज की क्लास में बंगाल विभाजन के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त किया। और हमें आशा है, उम्मीद है कि आप इस जानकारी से लाभान्वित होंगे। और इसके साथ मैं आपको फिर कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।